Hello everyone, welcome to Sneha History classes. The topic which we are going to discuss in this video is administration under Rashtrakutas. तो ये जो topic है, this is very important for BA courses as well as those who are preparing for competitive exam. तो बहुत कुछ है जानने को, चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम राष्ट्रकूटास की बात करें तो इनकी अगर ओरिजिन की बात करें तो काफ़ी कंट्रोवर्शियल है क्योंकि डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है डिफरेंट डिफरेंट हिस्टोरियंस का। तो कुछ बिलीव करते हैं दैट राष्ट्रकूटास वर द डिसेंडेंट्स ऑफ द रता एंड सो दे वर नेम्ड राष्ट्रकूटा आफ्टर रता। ठीक है, इसके अलावा फ्लीट कहते हैं दैट द राष्ट्रकूटास वर द डिसेंडेंट्स ऑफ द राठौर्स ऑफ नॉर्थ। ठीक है, कि राठौर्स के वो डिसेंडेंट्स हैं। इसके अलावा जो बर्नल है, ही वाज ऑफ द व्यू दैट राष्ट्रकूटास वर कनेक्टेड विद द द्रविडियंस राडस ऑफ आंध्र देश। तो अलग अलग थ्योरीज हैं, कोई कहता है कि रता के डिसेंडेंट है, कोई कहता है राठौर्स के डिसेंडेंट है, कोई कहते हैं कि द्रविडियंस के डिसेंडेंट्स हैं। ठीक है, उनसे कनेक्टेड हैं। बट जो सबसे पॉपुलर थ्योरी है वो ये मानी जाती है दैट राष्ट्रकूटा इज दैट दे आर बिलीव टू बी रिलेटेड टू द ट्राइब्स बिलोंगिंग टू द कन्नड़ कंट्री। ठीक है, तो जो कन्नड़ है वहाँ के ट्राइब से ये बिलोंग करते हैं। और जो ऑल्टेकर हैं उनके व्यू के अकॉर्डिंगली द राष्ट्रकूटास दे एक्टेड एज लॉयल फ्यूडेटरीज इन महाराष्ट्र एंड देयर ओरिजिनल प्लेस वाज कर्नाटका बिकॉज दे यूज द कन्नड़ लैंग्वेज। तो उनकी ये थ्योरी है क्योंकि वो कन्नड़ लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे इसलिए वो कर्नाटका से होंगे। सो दीज आर डिफरेंट थ्योरीज रिगार्डिंग टू द ओरिजिन ऑफ द राष्ट्रकूटास। तो ये एक बेसिक सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दी है। अब हम बात करेंगे अबाउट बट बिफोर दैट यू हैव दिस मैप, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो पिंक से कलर में दिखाया गया है ये राष्ट्रकूटा डायनेस्टी है फ्रॉम द टाइम पीरियड 753 टू 983 सीई। तो आप देख सकते हो कि ये वेस्ट का कुछ पार्ट है, इसके अलावा साउथ का कुछ पार्ट है, सेंट्रल पार्ट है। तो ये सारा जो एरिया था दिस वाज अंडर द राष्ट्रकूटा एम्पायर। अब हम इनके रूलर्स के बारे में जान लेते हैं कि राष्ट्रकूटास जो हैं उनके मेन मेन रूलर्स कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दंती दुर्ग के बारे में। जो दंते दुर्ग है ये माना जाता है कि ही वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी एंड उन्होंने अपना करियर कैसे शुरू किया था एज अ चीफटेन अंडर द चालुक्यास। तो चालुक्यास के अंडर एक चीफटेन की तरह वो काम करते थे एंड बाद में चलकर व्हेनेवर ही गॉट द अपॉर्चुनिटी फिर उन्होंने अपनी खुद की डायनेस्टी जो है वो स्टैब्लिश करी। और ही वॉज रिप्यूटेड टू हैव डिफीटेड द चालुक्य किंग कीर्ति वर्मन टू। तो माना जाता है कि उन्होंने जो चालुक्य किंग थे कीर्ति वर्मन टू उनको हराया था एंड इस तरीके से अपनी जो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी है उसको स्टैब्लिश किया था इन 753 एडी। इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारे और भी एरियाज कॉन्कर किए थे जैसे कि कांची, कलिंगा, मालवा, कोसाला, लता एंड टंका। ठीक है, इसके साथ साथ ही परफॉर्म द सेरेमनी ऑफ हिरण्यगर्भ उज्जैन में। और काफी जो एरियाज है उनको कैप्चर करने के बाद उनकी विक्ट्रीज के बाद इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट दैट ही परफॉर्म द सेरेमनी। इसके बाद ही ऑल्सो इन्फ्लिक्टेड अ क्रशिंग डिफीट ऑन द अरब्स एंड दैट दे नेवर वेंचर टू इन्वेड गुजरात अगेन। तो अरब्स को भी उन्होंने हराया। इसके साथ उन्होंने कुछ टाइटल भी अज्यूम किए थे जिसका नाम है, पहला टाइटल है पृथ्वी वल्लभा। इसके अलावा और भी बहुत सारे रॉयल टाइटल्स उन्होंने अज्यूम किए हैं जैसे कि परमेश्वरा, महाराजाधिराज एंड परम भटरका। इसके बाद नेक्स्ट रूलर आते हैं कृष्णवन। इनका टाइम पीरियड है फ्रॉम 758 टू 773 एडी और सीई, जो भी कह सकते हो आप। अब जो नेक्स्ट रूलर थे कृष्णवन, ठीक है, ही कंप्लीटली डिफीटेड द चालुक्यास एंड डिस्ट्रॉयड देयर पावर। तो आप देखेंगे दंती दुर्ग ने वैसे तो राष्ट्र जो कीर्ति वर्मन टू थे चालुक्य किंग उनको हराया था, पर इनकी पावर को पूरी तरीके से क्रश किसने किया था? कृष्ण वन ने। एंड इसके बाद ही ऑल्सो डिफीटेड दी गंगाज ऑफ मैसूर, चालुक्याज ऑफ वेंगी एंड कॉन्कर्ड सदर्न कॉन्कन। तो आप देखोगे ये एक्सपेंशन की पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं रूलर्स और इन्होंने अपने एरियाज को पहले तो उसको एक्सपेंड किया। एंड ही वॉज कंसिडर्ड टू बी अ ग्रेट कॉन्करर एंड ही वॉज अ ग्रेट बिल्डर ऑल्सो। और उनकी कुछ इंपॉर्टेंट अचीवमेंट में ये जाना जाता है कि जो अलोरा में जो शिव टेम्पल है, फेमस शिव टेम्पल, वो इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया था एंड ही डाइड इन द ईयर 773 एडी। और उसके बाद जो उनके बेटे हैं गोविंद टू,
ठीक है, वो जो है ही रूल्ड द कंट्री, बट ही वाज अ किंग गिवन टू प्लेजर एंड हिज ब्रदर ओवरथ्रू हिम इन 780 एडी। तो अब वॉर ऑफ सक्सेशन आपको देखने को मिलता है कि अगर कोई लेस पावरफुल किंग है, अगर वो केपेबल नहीं है, तो उसको ओवरथ्रोन किया जा सकता है। तो गोविंद टू जो थे, ही वाज नॉट अ वेरी गुड किंग, क्योंकि वो प्लेजर में अपनी लाइफ ज्यादा इन्वेस्ट करते थे, जिसकी वजह से उनके ब्रदर ने उनको थ्रोन से हटा के 780 में वो खुद थ्रोन पे बैठ जाते हैं। सो ध्रुव जो है, उनका टाइम पीरियड है 780 से 793 एडी. So after ascending the throne, Dhruv took up the title of Nirupamma Kali Vallabha, Dhara Varsha एंड श्री वल्लभा। तो इन ऑर्डर टू ग्लोरीफाई देमसेल्व्स, आप देखेंगे ये जो राजाज हैं, ये बड़े ही भारी भरकम जो टाइटल्स है वो अज्यूम करते हैं अपनी पावर को शो करने के लिए। एंड ध्रुव जो है, ही डिफीटेड द गंगा किंग एंड अनेक्स्ड हिज टेरिटरीज। इसके अलावा ही वेज्ड अ माइटी वॉर अगेंस्ट द प्रतिहरास एंड द पालास ऑफ द नॉर्थ एंड डिफीटेड वत्स राजा द प्रतिहरा रूलर एंड धर्मपाल ऑफ द पाला डायनेस्टी। तो आप देखेंगे ये दोनों रूलर, प्रतिहरा डायनेस्टी और पाला डायनेस्टी, दोनों काफी पावरफुल डायनेस्टी थी, तो इनके भी रूलर्स को इन्होंने हराया। एंड जो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी थी वो अपनी जेनिथ पे थी, ठीक है, पीक पे थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ Dhruva. And Dhruva had many sons, but he chose Govindra III as his successor because he was the ablest and worthiest among his son. क्योंकि वो सबसे काबिल थे, इसलिए उन्होंने गोविंद थ्री को, अपने जो बेटे हैं, उनको नेक्स्ट सक्सेसर चूज किया। सो गोविंद थ्री का टाइम पीरियड है फ्रॉम 793 टू 814 एडी। सो आफ्टर द डेथ ऑफ ध्रुवा there was a war of succession, but with the coming of Govind III, things became once again stable. So इसने भी अगेन सेम एक्सपेंशन की पॉलिसी अडॉप्ट करी एंड ही सप्रेस द a rebellion in the Ganga territory and defeated the Pallava rulers. ठीक है, इसके अलावा ही also attempted to expand towards the northern kingdom. तो इन्होंने भी काफी सारे जो रूलर्स हैं प्रतिहरा और पल्लवा जो डायनेस्टी के, उनको हराया। इसके अलावा गंगा डायनेस्टी को भी इस तरीके से उन्होंने अपना काफी एम्पायर जो है वो एक्सपेंड किया। इसके बाद आते हैं अमोघ वर्ष वन। सो इनका टाइम पीरियड है 814 टू 878 एडी। So after the death of Govind III, his son Amogh Varsha I succeeded him to the throne of the Rashtrakutas, and it was from his time that the capital of Rashtrakutas came to be called Manya Kheta. So this is important कि अमोघ वर्षा वन के टाइम पे जो इनकी कैपिटल थी, जो राजधानी थी, उसको बोला जाने लग गया मान्य खेता और मालखेत। एंड ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन रिलीजन एंड लिटरेचर देन इन मिलिट्री एक्सप्लॉयट। तो ये थोड़ा ज्यादा इनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर इस तरफ पे, लिटरेचर की तरफ, थोड़ा रिलीजन की तरफ झुकाव था, तो उन्होंने उस चीज के ऊपर फोकस किया। एंड ही वॉज अ ब्राह्मणिकल हिंदू, सो ही though he was a Brahmanical Hindu, but he also patronized Jainism. तो जैनिज्म को भी पेट्रोनेज प्रोवाइड करी है इन्होंने। एंड ही वॉज अ पेट्रन ऑफ लेटर्स एंड ही हिमसेल्फ वॉज एन ऑथर। तो खुद भी उन्होंने बुक्स लिखी हैं, जैसे कि कविराज मार्ग। इसके इट वॉज अ कनारीज वर्क ऑफ पोएटिक एंड ऑल्सो रत्न मलिक। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से ये दोनों बुक्स हैं, कौन से राष्ट्रकूटा रूलर ने लिखी है, तो आप लिख सकते हैं अमोघ वर्षा वन, ही रोट कवि राजा मार्ग एंड रत्न मलिका। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद नेक्स्ट रूलर है कृष्ण टू। इनका टाइम पीरियड है 878 से 914 एडी तक। So after Amogh Varsha, Krishna II ruled the country, and the most important wars of the Krishna II were those against the प्रतिहराज एंड ईस्टर्न चालुक्यास। तो इन्होंने भी कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स फाइट करी हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट इंद्र थ्री। इनका टाइम पीरियड है 914 से लेकर 922 एडी तक। एंड he revived the military glories of Dhruva and Govind III, and he took the title of Raj Martanda। ठीक है, ये टाइटल अज्यूम किया है और इस तरीके से इन्होंने अपना जो एम्पायर है उसको भी एक्सपेंड किया। एंड ही रिन्यूड द वॉर अगेंस्ट द प्रतिहरास, ही मार्च अगेंस्ट कन्नौज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इनकी अचीवमेंट है कि इन्होंने कन्नौज को कैप्चर किया था, जिसकी वजह से राष्ट्रकूटा डायनेस्टी की जो प्रेस्टीज है वो भी इंक्रीज होती है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं अमोघ वर्षा टू, देन गोविंद सिक्स एंड अमोघ वर्षा थ्री। और इन तीनों का कंबाइनली टाइम पीरियड है 922 से लेके 939 एडी। सो अमोघ वर्षा टू जो है, उन्होंने अपने फादर इंद्र थ्री को सक्सीड किया। ही वॉज मर्डर्ड बाय हिज ब्रदर गोविंद सिक्स, हु सून आफ्टर बिकेम द किंग। तो इनके
अमोघ वर्षा को उनके भाई ने मार दिया था, गोविंद सिक्स ने, एंड इस तरीके से उन्होंने जो थ्रोन हासिल कर ली थी, बट ही वॉज ऑप्रेसिव एंड गिवन टू प्लेजर्स, सो ही वॉज डिपोज्ड बाय अमोघ वर्षा थ्री। तो बिकॉज ही वॉज नॉट अ गुड किंग, ठीक है, ऑप्रेसिव था, तो उसको भी ओवर थ्रोन कर दिया अमोघ वर्षा थ्री ने, जो कि अंकल थे इनके। सो हु प्लेस्ड हिमसेल्फ ऑन द थ्रोन। तो इस तरीके से वो अगले जो है रूलर सक्सेसर बनते हैं। एंड लास्ट में हम बात करेंगे कृष्ण थ्री की। इनका टाइम पीरियड है 940 से लेकर 968 एडी तक। सो द नेक्स्ट रूलर वाज कृष्ण थ्री, हु रूल्ड फ्रॉम दिस पीरियड, एंड ही रेंज्ड कलिंगा एंड चित्रकूट फ्रॉम द प्रतिहरा ऑफ कन्नौज। तो आप देखोगे कि ये एरियाज भी इन्होंने कैप्चर कर लिए, कलिंगा एंड चित्रकूटा। इसके साथ ही डिफीटेड द चोलाज इन द फेमस बैटल ऑफ तकोलम इन 949 एडी। इसके बाद काफी और भी एरियाज इन्होंने कैप्चर किए, एंड ही लेड हिज कैंपेन एक्सपेडिशन ऑन बुंदेलखंड, मालवा एंड उज्जैन। तो काफी बड़ा एरिया इन्होंने भी कैप्चर कर लिया। इसके बाद जो इनके सक्सेसर थे कृष्ण थ्री के, दैट वाज खोडिका एंड कारका टू, जो कि काफी वीक थे, एंड जिसकी वजह से आप देखोगे कि आगे चलकर जो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी है उसका डिक्लाइन हो जाता है। एंड आप देखेंगे कि जो राष्ट्रकूटा किंग थे इन ड्यूरिंग द टाइम 973 एडी, कारका, ही वाज ओवरथ्रोन बाय तालिपा, फ्यूडेटरी ऑफ द राष्ट्रकूटा। तो उनके फ्यूडेटरी जो थे उन्होंने ही इसको ओवरथ्रोन कर दिया, और इस तरीके से ये जो डायनेस्टी है इसका एंड हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया अबाउट रूलर्स। मैंने काफी डिटेल बता दिया आपको रूलर्स के बारे में। वैसे हमारा मेन जो टॉपिक है उस पर हम फोकस करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। तो खैर फिर भी आई हैव गिवन यू वेरी इलेबोरेट एक्सप्लेनेशन अबाउट द रूलर्स। नाउ अब हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन की। सो एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो जो एडमिनिस्ट्रेशन था इट वाज नॉट सेंट्रलाइज्ड, ठीक है। जो किंगडम है वो बहुत सारे प्रोविंसेस में डिवाइडेड है, और वहां पे जो ऑफिसर्स एडमिनिस्टर कर रहे हैं वो रूलर जो है वो उनको अपॉइंट करता है। एंड द एरियाज विच वर हेरिडिटरली गवर्न बाय द सबॉर्डिनेट चीफ्स ऑफ फ्यूडेटरीज फैमिली। तो आप देखोगे एरियाज को प्रोविंसेस में डिवाइड किया है, उन पे ऑफिसर्स हैं। इसके साथ बहुत सारे फ्यूडेटरी चीफ्स भी हैं जो एनुअली ट्रिब्यूट पे कर रहे हैं राजा को। आगे हम और डिटेल में करेंगे क्या चीजें हैं। सो अब हम सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन में बात करेंगे किंग की, क्योंकि किंग जो है वो फाउंटेन हेड पे है। सो ही हैड ऑल दी पावर, जो भी उसको वो बोलेगा वो सबको सुनना पड़ेगा, ठीक है। एंड इसके साथ साथ आप देखेंगे जो राष्ट्रकूटा किंग है वो बहुत ही भारी भरकम टाइटल खैर अज्यूम करते हैं, हाई साउंडिंग टाइटल जिसको कहते हैं, जैसे कि महाराजा धीराज, परम भतरका, धरा वर्षा, अकाल वर्षा, विक्रमा, वोलका, फागातुंगा एंड सुवर्ण वर्षा। तो आप देखेंगे इस तरीके से हाई साउंडिंग टाइटल्स इन्होंने अज्यूम किए हैं। एंड इनके जो कोर्ट होते थे, जो रूलर का कोर्ट होता था, उसमें आप देखेंगे वैसल चीफ्स होते थे, फॉरेन एम्बेसडर्स, हाई मिलिट्री एंड सिविल ऑफिसर्स, पोएट्स, डॉक्टर्स, एस्ट्रोलॉजर्स एटसेट्रा। वैसे तो जो राष्ट्रकूटा किंग्स हैं उनके पास काफी वास्ट और अनलिमिटेड पावर थी, येट दे नेवर मिसयूज देम एंड इंस्टेड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर सब्जेक्ट्स। तो लोगों की भलाई के लिए काम करते थे, एंड इनका मेन कर्तव्य जो होता है वो होता था धर्म के हिसाब से चलना। तो धर्म के अकॉर्डिंगली रूल करते थे। किंगशिप जो थी वो हेरिडिटरी थी, एंड यूजुअली जो एल्डेस्ट सन है वो राजा को सक्सीड करता था, ठीक है। बट कई दफा क्या है कि जब जो रूलर है, जो सक्सेसर है, अगर वो एबल नहीं है तो उसकी जगह फिर आप देखोगे कि किसी और को भी मतलब अगर चार बेटे हैं तो उसमें यंगर सन को भी अपॉइंट कर दिया जाता था। तो कैपेबिलिटी के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता था। द हेयर अपेरेंट वो सिलेक्टेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द किंग। तो जो नेक्स्ट राजा है वो उसी के जब जो किंग है उसके लाइफ टाइम के दौरान ही उसको चूज कर लिया जाता था, एंड ही वाज फॉर्मली इंस्टॉल्ड एज युवराज। And sometimes a younger son, if he was able, was also appointed as heir apparent, as was done in the case of Govind III। तो हम उनके केस में देख सकते हैं गोविंद III के, he was a younger son but because he was more capable, तो उनको जो है heir apparent चूज किया जाता है। इसके साथ there are certain cases where the elder brothers were deposed by the younger brothers, as was done by Dhruva and Govind फोर। समटाइम्स देयर वाज अ वॉर ऑफ सक्सेशन फॉर द थ्रोन। तो लड़ाइयां होती हैं खैर, क्योंकि थ्रोन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हर किसी को पावर चाहिए। तो इस वजह से आप देखेंगे ब्रदर्स के बीच में ये फाइट होती है और एक दूसरों को गद्दी से हटाया जाता है। तो दिस इज देयर, सो वेरी मच देयर। इसके बाद इट वाज द ड्यूटी ऑफ द युवराज टू हेल्प द किंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, क्योंकि देखिए नेक्स्ट रूलर युवराज ही बनने वाला है। तो वो जो है राजा को
उसके जीवन काल के दौरान उसके एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करता है, सो दैट he should also learn because he will going to be the next ruler. So वैसे तो he usually stayed at the capital helping the king in the discharge of administrative duties or accompanying him in military expedition. तो military expeditions में भी राजा के साथ जाता है, इसके अलावा जो उसके एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क है उसमें भी उसकी हेल्प करता है. यंगर प्रिंसेस वर यूजुअली अपॉइंटेड टू पोस्ट ऑफ प्रोविंशियल गवर्नर्स. तो आप ये देखेंगे कि हम अभी तक जितने भी एम्पायर्स पढ़ते आए हैं, ठीक है, चाहे मौर्य हो, गुप्ता हो, ठीक है, चाहे अभी हमने पल्लवास की बात करी, तो इन सब में क्या है, जो प्रोविंशियल गवर्नर्स हैं वो मेनली कौन होते थे, वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे. मेनली जो यंगर प्रिंस होते थे उनको अपॉइंट किया जाता था एज प्रोविंशियल गवर्नर्स. ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मिनिस्टर्स की. सो इन ऑर्डर टू भाई एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथली चलाने के लिए राजा को मिनिस्टर्स की ज़रूरत पड़ती है. तो आप देखेंगे कि बड़े सारे मिनिस्टर्स जो थे इंस्टॉल्ड थे राष्ट्रकूटा डायनेस्टी में, और इसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिशियल है अमत्या. ठीक है, सो अमत्या जो है ही स्टूड फॉर द हाईएस्ट ऑफिसर ऑफ द स्टेट, मतलब सबसे ऊंची पोजीशन है इसकी राजा के बाद. एंड देयर कुड बी मोर देन वन अमत्यास, तो जरूरी नहीं है कि एक ही अमत्या होगा, एक से ज्यादा अमत्यास भी होते थे. और इसको अपॉइंट कौन करता था, किंग करता था. एंड इसको मंत्री, सचिव और इस तरीके के नामों से भी बुलाया जाता था. एंड दीज मिनिस्टर्स वर सपोज टू बी कॉम्पिटेंट, प्रोफिशिएंट इन पॉलिटिकल एंड मिलिट्री मैटर्स. मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को भी उठा के अमत्या अपॉइंट कर दिया जा गया है, उसके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए तभी उसको उस पोजीशन पे बिठाया जाता था. एंड दे वर कंसिडर्ड एज द राइट हैंड ऑफ द किंग. मतलब इनका बहुत ये एक तभी ही वॉज द हाइएस्ट ऑफिशियल आप देखेंगे, क्योंकि वो राजा के राइट हैंड की तरह काम करते थे. एंड ही परफॉर्म द ड्यूटी एडवाइजरी एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन एंड ऑब्वियसली वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द किंगडम. क्योंकि आप अगर साम्राज्य की भलाई होगी तो उसकी भी भलाई होगी, तो वो हमेशा वेलफेयर के लिए ही काम करता था. इसके बाद आप देखेंगे जो मिनिस्टर्स है उसमें हायरार्की देखने को मिलती है. इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट ऑफिसर होता था जिसको बोला जाता था महासन दिवी ग्रहिका, मीनिंग मिनिस्टर फॉर पीस एंड वॉर. ठीक है, सो ये मेनली कौन होता था, ही वॉज द एसोसिएटेड विद रिलेशनशिप विद नेबरिंग किंगडम्स. ठीक है, एंड एडवाइज द किंग रिगार्डिंग ट्रीटीज और डेक्लेरेशन ऑफ वॉर. तो ये कोशिश करता था कि जो नेबरिंग किंगडम्स है उनके साथ भी अच्छे रिलेशन बना के रखे, और ये राजा को बताता था कि किस समय पे वॉर शुरू करनी है उनके अगेंस्ट और कब फ्रेंडली रिलेशन बना के रखना है. तो उस मैटर्स में ये गाइड करता था महासन दिवी ग्रहिका. और इसका एक और फंक्शन होता था दैट वाज ड्राफ्टिंग ऑफ द टेक्स्ट ऑफ ऑफिशियल प्रशस्तीज एंड द ग्रांट विच वर एनग्रेव्ड ऑन द कॉपर प्लेट्स. तो ग्रांट से रिलेटेड चीजें कि कॉपर प्लेट में कौन सी ग्रांट्स किसको दी गई है, तो वो टेक्स्ट को भी ये मेंटेन करके रखता था. इसके अलावा और भी बहुत सारे मिनिस्टर्स होते थे एडमिनिस्टर करने के लिए, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, रेवेन्यू मिनिस्टर, ट्रेजरर को बोला जाता था भंडागरिका. एंड इसके बाद आता है पुरोहित और हेड प्रीस्ट एंड कमांडर इन चीफ. तो ये सारे जो हैं मिनिस्टर्स, मैंने अभी जो भी नाम लिए दे इनकी पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती थी, इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता था. इसके अलावा महासमंता सिग्निफाइड अ फ्यूडेटरी और हाई रैंकिंग रीगल ऑफिसर. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स थे, ठीक है, जो हेल्प करते थे एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोसेस में. इसके बाद आप देखेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, दे यूज्ड टू सेंड इट्स ऑफिशियल टू कीप अ वॉच ऑन द प्रोविंसेस एंड इट वाज द ड्यूटी ऑफ दीज ऑफिसर्स टू प्रोवाइड द नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो देखिए राजा क्या है, उसने और भी ऑफिशियल्स अपॉइंट करे होते थे जो बेसिकली एक स्पाई की तरह सर्व करते थे. वो जाके प्रोविंसेस में जाके, इसके अलावा जो फिडेटरीज हैं वहां पे जाके वो नजर रखते थे, ये देखते थे कि वो अपना काम ढंग से कर रहे हैं या नहीं, और अगर पाया जाता था कि वो अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं तो उनके अगेंस्ट फिर एक्शन लिया जाता था. इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे वैसल स्टेट्स. सो वैसल स्टेट्स क्या होती हैं, एक्चुअली आई फॉरगॉट टू राइट इन दिस बॉक्स. तो आप किंग मिनिस्टर्स हमने बात करी, नेक्स्ट हम बात करेंगे वैसल स्टेट की. मैं आपको वैसे ओरली बता देती हूँ. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. वैसल स्टेट्स क्या होते थे, दे वर रूल्ड ओवर बाय द फ्यूडेटरी फैमिलीज बेस्ड ऑन हेरिडिटरी. ठीक है, फ्यूडेटरी चीफ्स होते थे, आपको पता है कि जो लॉर्डशिप एक्सेप्ट कर लेते हैं राजा की और एनुअली उसको ट्रिब्यूट देते हैं. इसके अलावा जो भी उसका ऑर्डर है उसको फॉलो करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ये सिस्टम हेरिडिटरी होता था. इसके अलावा
और ये फंक्शन करते थे एक इंडिपेंडेंट किंगडम की तरीके से, सो ओइंग एलिजियंस टू द रूलिंग मोनार्क। और जो फ्यूडेटरी रूलर्स होते थे दे मेंटेन देयर ओन आर्मी एंड हैंड देयर ओन मशीनरी फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू, मतलब खुद ही सारा एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे, अपनी खुद की उनकी आर्मी होती थी, खुद ही रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे। एंड बट इसके साथ साथ वो जो जिसकी भी उसने लॉर्डशिप एक्सेप्ट करी है, तो मतलब जो राष्ट्रकूटा रूलर्स के फ्यूडेटरीज होंगे वो जो भी राजा बोलेगा उसके ऑर्डर्स को ओबे करेंगे, इसके साथ पीरियोडिकली जो राजा का कोर्ट है उसको अटेंड करेंगे। एंड इसके अलावा एनुअल ट्रिब्यूट देंगे, ठीक है, जो भी अमाउंट डिसाइड किया जाता था रूलर द्वारा तो वो उतना एनुअली उसको पे करते थे। एंड इसके अलावा वो सोल्जर्स को भी सप्लाई करते थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर, वो रूलर को सोल्जर सप्लाई करते थे। इसके अलावा दे कुड सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव इन द कोर्ट ऑफ द किंग। सो इसके अलावा आप देखोगे जो रूलर, जो मैंने आपको पहले भी बोला कि स्पाई सिस्टम भी था, वैसे मेंशन नहीं मिलता है यहाँ पे कि प्रॉपर एस्पियोनेज सिस्टम है उस समय पे, बट जो भी हम देख रहे हैं पढ़ रहे हैं उससे ये मालूम चलता है कि जो राजा है वो अपने मिनिस्टर्स पे, प्रोविंशियल गवर्नर्स की जैसे हमने पहले बात करी, इसके अलावा जो फिडेटरीज होते थे उनके ऊपर भी नजर रखता था, वॉच रखता था। सो सिमिलरली द किंग्स एम्प्लॉयड देयर ओन एजेंट्स टू कीप अ वॉच ओवर द वासल्स, एंड इफ दे रिवोल्टेड अगेंस्ट द किंग और वर नॉट जस्ट डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटीज प्रॉपरली दे वर पनिश्ड। तो अगर पाया जाता था कि वो राजा को ओबे नहीं कर रहे हैं, रिवोल्ट है या कुछ भी वो गलत कर रहे हैं, तो फिर उनके अगेंस्ट जो है एक्शन लिया जाता था। जो मवाली इंस्क्रिप्शन है, इट रेफर्स टू वन राज्य कदम्बा एज द गवर्नर महासमंता ऑफ पालीसेज 12,000 ड्यूरिंग द 9th सेंचुरी एडी, विच स्टैब्लिशेस दैट ही वाज द फ्यूडेटरीज ऑफ द राष्ट्रकूटास। तो ये हमें इस इंस्क्रिप्शन से पता लगता है कि जो राज्य कदम्बा है ही वाज अ फ्यूडेटरी ऑफ द राष्ट्रकूटास। सो आज इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ कि वी हैव डिस्कस द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द राष्ट्रकूटास, जिसमें हमने किंग की बात करी। ठीक है, जो किंग है उसके ही वाज द फाउंटेन हेड ऑफ द होल एम्पायर, उसके हाथ में सारी पावर है एंड ही अज्यूम हाई साउंडिंग टाइटल्स। इसके अलावा उसके जो कोर्ट है उसमें आप देखेंगे वैसल चीफ होते थे, फॉरेन एम्बेसडर्स, हाई मिलिट्री ऑफिशियल्स, ठीक है, बहुत सारे लोग उसके कोर्ट में होते थे। इसके अलावा जो किंगशिप थी वो हेरिडिटरी थी, जो नेक्स्ट एल्डेस्ट सन है यूजुअली वही थ्रोन पे बैठता था, बट अगर उस वो केपेबल नहीं है तो यंगर सन को, युवराज जो है उसको भी नेक्स्ट जो सक्सेसर है वो अपॉइंट कर दिया जाता था। इसके बाद हम बात कर रही थी मिनिस्टर्स के बारे में। तो मिनिस्टर्स थे, बहुत सारे मिनिस्टर्स थे राष्ट्रकूटा एम्पायर में। सो अमत्या जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हाई ऑफिशियल था जो कि एडवाइजरी प्लस एग्जीक्यूटिव फंक्शन परफॉर्म करता था। इसके अलावा हमने एक और इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल की बात करी थी, वो थी महासंधि विग्रहिका जो कि मिनिस्टर फॉर पीस एंड वॉर था। ठीक है, इसके अलावा हमने और भी बहुत सारे मिनिस्टर्स के बारे में बात करी, जैसे प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, रेवेन्यू मिनिस्टर्स, ट्रेजरर। सो ये सारे ऑफिशियल्स थे जो कि हेल्प करते थे एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथली चलाने में। इसके अलावा जो राजा है वो वॉच रखता था अपने प्रोविंशियल गवर्नर्स के ऊपर। नेक्स्ट वी हैव टॉक्ड अबाउट वासल स्टेट्स। तो ये फ्यूडेटरी फैमिलीज जो होती थी वो वासल स्टेट में रूल करती थी और यहाँ पे ये चीज हेरिडिटरी होती थी और वो इंडिपेंडेंट किंगडम था, बट ही दे एक्सेप्टेड द ओवरलॉर्डशिप ऑफ द रूलर्स, राष्ट्रकूटा रूलर्स, एंड ये इनका काम होता था मिलिट्री को मेंटेन करना, रेवेन्यू को कलेक्ट करना और राजा के ऑर्डर्स को फॉलो करना एंड पीरियोडिकल इंटरवल्स में जो है कोर्ट को विजिट करना किंग के, प्लस एनुअल ट्रिब्यूट भी प्ले करना। इसके साथ साथ वो वॉर के टाइम पे किंग को सोल्जर्स भी सप्लाई करते थे, बट इसके साथ साथ जो किंग है वो भी इनके ऊपर नजर रखता था और अगर पाया जाता था कि कोई रिवोल्ट हो रहा है तो उसके अगेंस्ट पर वो एक्शन भी लेता था। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज पार्ट 1। अभी थोड़ा और रहता है, सो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। Thank you so much for watching this video. Have a nice day and I'll see you in the next video. Thank you.